अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोगों ने ये देखा कि मसल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मसल्स डिफरेंट मैकेनिकल स्ट्रेसेस से किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हमने देखना है कि मसल के ऊपर जब कोई भी स्ट्रेस सप्लाई होता है तो उसकी वजह से मसल का एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में हर जगह पर मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, इसी तरह हमारे मसल्स के अंदर भी दो तरह के इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं। नंबर 1 मसल स्पिंडल एंड नंबर 2 आर द गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, जिसको हम GTOs भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों रिसेप्टर्स ना स्पेसिफिक काम करते हैं। जो हमारे पास मसल स्पिंडल होते हैं ना, इनका काम मसल की लेंथ के अंदर चेंज को डिटेक्ट करना होता है। एक तो ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं कि कितना चेंज आ रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दैट चेंज क्या है, कि कितनी स्पीड के साथ वो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। जबकि गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंजेस इन टेंशन। जब मसल के अंदर टेंशन ज़्यादा हो रही होती है तब गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और इस टेंशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसी तरह अगर आपके मसल्स की लेंथनिंग ज़्यादा हो रही होती है तो हमारे पास मसल स्पिंडल एक्टिवेट होते हैं और ये जो है उसको क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं ताकि एक्सेसिव लेंथनिंग ना हो। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मसल स्पिंडल के बारे में। मसल स्पिंडल एज आई मेंशन कि क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ को जो है वो मसल लेंथ को मेजर करते हैं और वेलोसिटी वगैरह सब चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, अब मसल स्पिंडल के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसके ना बनता किसके साथ है, इसके अंदर हमारे पास एफरेंट फाइबर्स होते हैं, इफरेंट फाइबर्स होते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर होते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। ठीक है, अब हमारे पास इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स क्या होते हैं। एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स वो होते हैं जो कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन हमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, ये बड़े फाइबर्स होते हैं और ये वो फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स जो कि मसल स्पिंडल का पार्ट होता है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स है ना, इनका जो रीजन है ना, ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर लेट्स से कुछ इस तरह का है तो कहते हैं कि जो इनके पोलर रीजन है, यानी जो बाहर वाला रीजन है ना, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जबकि जो इसके अंदर वाली ये मसल बेली है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है, दैट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ये चीज़ आपको पता चल गई है, सेंट्रल रीजन। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जाहिर सी बात है यार, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो वो सेंटर वाले पार्ट को पुल करेगा और वो स्ट्रेच हो जाएगा। सिंपल बात, हमें ये चीज़ समझ आती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, जो कि मैंने आपको बताया एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और दूसरे होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। ठीक है, अब न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स के अंदर ना यूजुअली होते हैं टाइप 1A रिसेप्टर्स, एफरेंट्स फाइबर्स होते हैं टाइप 1A, और ये क्या करते हैं, क्विक और सस्टेन दोनों स्ट्रेचेस को रिस्पॉन्सिव करते हैं। यानी इन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ को भी देखना है और कितने टाइम के लिए वो हो रहा है इसने उसको भी चेंज है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन को भी देख रहा है, सस्टेन स्ट्रेच को भी देख रहा है, और बेलिस्टिक यानी क्विक कितनी जल्दी स्ट्रेच लग रहा है उसको भी देख रहा है। दोनों तरह के लेंथनिंग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जबकि आपके जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं ये सिर्फ सस्टेन्ड स्ट्रेचेस को रिस्पॉन्स करते हैं, और ये दोनों किसके टाइप से, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको मैकेनिज्म बताने से पहले एक बात बताती हूँ कि हमारे पास ना यहाँ पर देख लिया कि एफरेंट आए फाइबर्स, इफरेंट है, हम उनका पता चल गया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के लिए हमें कुछ मोटर न्यूरॉन्स चाहिए होते हैं, जिनमें हमारे पास गैमा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन्स वो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेट्स से इफ़ देयर इज़ अ सिग्नल कि आप जी स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, काफ़ी टाइम से मसल लेंथन हो गया, तो ये क्या करेंगे, मसल की लेंथनिंग हो रही है, ये क्या करेंगे, इन पोलर रीजन्स को सिग्नल भेजेंगे। अल्टीमेटली इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स की लेंथनिंग होगी, जब इनकी लेंथनिंग होगी ये चेंज डिटेक्ट होगा और फिर आपका एक मसल स्पिंडल मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होगा। अब होता क्या है, आपके पास कोई भी स्ट्रेच फोर्स लग रही है, आपका मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, तो हमारे पास जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं ना, ये जाते हैं जी आपके पास डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएंगे, वहाँ पर साइनेप्सिस बनाते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ। किसके साथ साइनेप्सिस बनाएंगे जी, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ, और फिर अल्टीमेटली वहाँ से एफरेंट फाइबर्स रिलीज़ होंगे, वो आपके इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स तक आएंगे। आपके इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स ने ये चीज़ देखी कि जी आप यहाँ पर उनकी वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, उनके अंदर लेंथनिंग जनरेट हुई। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सेंट्रल रीजन लेंथन हो रहा है, पोलर रीजन जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनके अंदर एक फोर्स जनरेट हो रही है। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए, उन्होंने अब सिग्नल भेजा तो आपके एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए। जस्ट टू क्लियर द कन्फ्यूजन कि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी स्ट्रेच लगता है आपके मसल्स लेंथन होते हैं। ठीक है, ये तो हमें सबको पता है ना बात, आपके मसल लेंथन होते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट मीन्स मसल शॉर्टन हो रहे हैं, उनके अंदर एक टेंशन जनरेट हो रही है, उनके अंदर टेंशन फैसिलिटेट हो रही है और वो क्या हो रहे हैं, शॉर्टन हो रहे हैं। सिंपल बात समझ आइए।
अब जो हमारे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट, जब हमें पता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच अप्लाई होता जा रहा है आपके मसल्स के ऊपर, आपके मसल्स का एक थ्रेशोल्ड है, उतनी लेंथनिंग करेंगे, ठीक है। विद टाइम क्या होगा, यही मसल्स जब उनको पता चलेगा कि लेंथनिंग ज़्यादा हो रही है, वो अपने अंदर एक टेंशन जनरेट करेंगे और वो कहेंगे कि अब हमने मज़ीद लेंथन नहीं हो रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारा जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया ना, ये स्ट्रेच का रिस्पॉन्स है। स्ट्रेच अप्लाई हुआ आपके टिश्यू के ऊपर, फिर आपके इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर सारा मैकेनिज्म के थ्रू, और फिर आपके एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को, टेंशन जनरेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि जी इंट्राफ्यूजल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके एक्स्ट्राफ्यूजल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या इंट्राफ्यूजल स्ट्रेच हो रहे हैं। नो, जब आपके मसल स्ट्रेच हैं बहुत ज़्यादा, फिर आपके इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, आपके मसल स्पिंडल्स काम कर रहे हैं, ताकि एक टेंशन जनरेट हो और पॉसिबल इंजरी से बचाया जा सके, ठीक है। एक बात मैं आपको पीछे के साथ रिलेट करूँगी, हमने ये पढ़ा था कि आपके मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस रिलैक्सेशन। जब आपके टिश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच अप्लाई होता है, विद टाइम उनके अंदर जो टेंशन जनरेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है। शुरू में उनके अंदर टेंशन ज़्यादा होती है, वो रेजिस्ट करता है, बट जैसे उसने गिव अप कर दिया उसके बाद आपकी जो टेंशन है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और जब टेंशन कम होती है टिश्यू के अंदर तो उसकी अल्टीमेटली देयर आर चांसेस ऑफ इंजरी, ठीक है। तो हमने उस इंजरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच की तरह से अप्लाई किया, उसको प्रिवेंट करने के लिए, मसल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने मसल स्पिंडल्स का ये सारा मैकेनिज्म जो है वो देखना होता है, ठीक है। आई होप कि ये हमें क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ साथ जी हमारे पास होते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स यानी GTOs आपके मस्कुलर टेंडनस जंक्शन में पड़े होते हैं। ये टेंशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं ये उसको डिटेक्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास टाइप 1B फाइबर्स होते हैं, इसके थ्रू ये आपके मसल्स के अंदर जनरेट होने वाली टेंशन को डिटेक्ट करते हैं। आपके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन जनरेट हो रही है, उनके अंदर बहुत इंक्रीज़ हो गई है टेंशन, तो आपके GTOs को सिग्नल पहुँचेंगे, GTOs एक्टिव होंगे और वो कोशिश करेंगे कि अब जी इस टेंशन को कम कर दिया जाए, यानी ये रिलैक्सेशन फैसिलिटेट करा रहे हैं, ठीक है। क्या करा रहे हैं, रिलैक्सेशन फैसिलिटेट करा रहे हैं। अब इसकी भी एक बात आपने यहाँ पर समझनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि हमारे मसल्स के अंदर, एक बात मैंने आपको बता दी, जब स्ट्रेच हो रहा है तो टेंशन कम है, जब और मसल रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है मसल के अंदर टेंशन कम है, और जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कहते हैं, जब भी इसके ऑपोजिट वाला प्रोसेस होता है, टेंशन ज़्यादा जनरेट होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होती है, शॉर्टनिंग होती है, तो टेंशन ज़्यादा जनरेट होती है। अब जी आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने इतना जोर लगा लिया, आपके मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई है, ठीक है। तो अब आपके GTOs एक्टिव होंगे और वो क्या करेंगे, वो फैसिलिटेट कराएंगे कि वहाँ पर टेंशन कम होगी और वो स्ट्रेचिंग को एज अ रिजल्ट फैसिलिटेट कराते हैं। एक ना मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं और स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपकी स्ट्रेचिंग को रोकता है। जैसे मतलब वो कहता है कि आप मजीद लेंथनिंग ना करो, यही है ना स्ट्रेच रिफ्लेक्स कि आपने टिश्यू को जब लेंथन किया उसके बाद जो है वो एकदम से रिस्पॉन्स आए क्विक और आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया एक्सेसिव लेंथनिंग के बाद, तो वो स्ट्रेचिंग को आपको नहीं करने दे रहा। वो कह रहा है कि वाई यू विल स्ट्रेच द मसल्स, आपने नहीं करना, जबकि GTOs जो हैं वो स्ट्रेचिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये इसके अंदर अच्छी बात है। बाकी इसी तरह हमारे पास अब आता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जी बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इंक्रीज इन द फैसिलिटेशन ऑफ एक्टिव टेंशन इन द मसल बीइंग स्ट्रेच। जो मसल स्ट्रेच हो रहा है उसके अंदर टेंशन को जनरेट करेगा और फिर अल्टीमेटली क्या कराएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, दैट इज़ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। बहुत कॉमन एग्जांपल हम इसके अंदर पैटेलर रिफ्लेक्स की पढ़ते हैं, जब हम अपने पैटेलर टेंडन को टैप करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास अल्टीमेटली या उसको स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास जो हमारा क्वाड्रिसेप जो है ना वो अल्टीमेटली क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये एक उसका रिस्पॉन्स है। कोई भी आपका मसल जिसको आपने एक्सेसिवली स्ट्रेच किया है, उसकी लेंथनिंग कराई है, आपका जो मसल नॉर्मल होगा वो उस स्ट्रेचिंग को या उस लेंथनिंग को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा थ्रू अ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है। इसी तरह से कहा कि हमारे पास स्ट्रेच फोर्स आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एफरेंट्स एक्टिवेट होते हैं, डोर्सल हॉर्न में जाते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल देते हैं, एक्स्ट्राफ्यूजल और इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स आपके एक्टिव होते हैं, टेंशन वहाँ पर ज़्यादा जनरेट होती है, एज अ रिजल्ट आपकी जो है ना लेंथनिंग जो है वो आपकी रुक जाती है, ठीक है। ये सारा सिंपल मैकेनिज्म था स्ट्रेच रिफ्लेक्स का, जो कि मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, अच्छा एक और बात यहाँ पर हो रही होती है, देखें हमें पता है एक तो आपने एक मसल था, लेट्स से कि बाइसेप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा था, हमने बाइसेप की लेंथनिंग को प्रिवेंट करना है और हमने उसके अंदर टेंशन ज़्यादा करानी है। हमें पता है कि मसल जो है वो ग्रुप में फंक्शन करता है। काइनेजोलॉजी में हमने इस बात पे बहुत फोकस किया हुआ है कि मसल फंक्शन इन ग्रुप, इंडिविजुअल मसल कुछ काम नहीं करता। तो अगर हमारे पास बाइसेप्स एक मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हमारे पास ऑपोजिट उसके कौन सा मसल होगा,
ट्राइसेप, ट्राइसेप वही काम, उसके ऑपोजिट काम करेगा ना। लेट्स से अगर बाइसेप को आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो ट्राइसेप जो है उसके अंदर टेंशन जनरेट हो रही है, राइट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब एक मसल की लेंथनिंग करा रहे हैं तो दूसरा मसल जो है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो, और जब हम उसके ऑपोजिट काम करें, हम चाहते हैं कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करें, बाइसेप के अंदर टेंशन जनरेट हो, तो जो अब आपका दूसरा मसल है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। ये बात इसके अंदर बस लिखी हुई है हमारी बुक के अंदर भी, ये मैं आपको बुक से भी एक बार जो है वो पढ़ के बताऊंगी। पहले हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोजेनिक इनहिबिशन, ठीक है। ऑटोजेनिक इनहिबिशन क्या होती है, वही बात है जो मैंने आपको जीटीओस के मैकेनिज्म में बताई भी है कि हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, रेट ऑफ चेंज इन टेंशन को डिटेक्ट करते हैं। मसल के अंदर टेंशन ज़्यादा होती है तो आपकी ये उस टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं। जब आपके मसल्स की टेंशन कम होती है, एज अ रिजल्ट मसल लेंथनिंग फैसिलिटेट होती है जब भी उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेच फोर्स अप्लाई होती है। वेरी सिंपल इज़ दैट। मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा भी देती हूँ, ठीक है। हमारी बुक के अंदर ये छोटा सा बिल्कुल लिखा हुआ है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोग को उसकी न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, आफ्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर मसल स्पिंडल नजर आ रहे हैं, क्विक सस्टेन स्ट्रेच को रिस्पॉन्स करेंगे। इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, न्यूक्लियर बैग चेन फाइबर्स वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर आपके जीटीओस हैं, जीटीओस कहाँ पर पड़े हुए हैं, मस्कुलर टेंडनस जंक्शन के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, टेंशन को डिटेक्ट करते हैं और फिर टेंशन को कम करते हैं, ठीक है। आप हमारे पास यहाँ पर जिस मेन चीज़ के लिए मैंने ये खोला है वो हमारे पास है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। कहता है कि जब व्हेन अ क्विक एंड और अ सस्टेन स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड टू द मसल टेंडन यूनिट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एफरेंट इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर सेंस देयर चेंजेस इन लेंथ and these afferent signal synapses with alpha motor neuron in your spinal cord to activate the extraphyseal muscle fibers that is called as stretch reflex, और उसके अंदर टेंशन जनरेट होगा। The stretch reflex defined as an increase or facilitation of active tension due to the muscle being stretched, ठीक हो गई। ये सारी बातें आ गई। इसके बाद नीचे आप देखिए रेसिप्रोकल इनहिबिशन। यहाँ पर वो कहते हैं कि when a stretch reflex is activated in a muscle being lengthened, decrease activity or inhibition in the muscle on the opposite side of the joint may occur, that is called as reciprocal inhibition। एक के अंदर आप लेंथनिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, उसके अंदर लेंथनिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके दूसरे मसल के अंदर भी आपने जो है ना टेंशन की जनरेशन को कम करना है ताकि उसके अंदर जो है आपके ऑपोजिट मसल काम कर सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनहिबिशन से मुराद क्या होगी आपके ना, इनहिबिशन की डेफिनेशन या इनहिबिशन का एक छोटा सा आई थिंक उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। इनहिबिशन इज अ स्टेट ऑफ डिक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटी एंड ऑल्टर साइनेप्टिक पोटेंशियल विच डिमिनिशेस द कैपेसिटी ऑफ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक मसल है जिसके अंदर आप स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, इसके अंदर फोर्स जनरेट होनी चाहिए, तो उसका ऑपोजिट मसल ज़ाहिर है रिलैक्स करेगा, उसके अंदर इनहिबिशन होगी तो आपका पहले वाला मसल सही होगा ना। सो दैट्स द पॉइंट हियर। फिर उसके बाद हमारे पास ऑटोजेनिक इनहिबिशन आती है। वेरी सिंपल, लेंथनिंग को फैसिलिटेट करता है। इनहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट ऑफ द मसल बाय जीटीओ इज thought to contribute to reflexive muscle relaxation during stretching maneuver, enabling the muscle to be elongated against less muscle tension, ठीक है। ये सब बात है इसके अंदर कि आई होप कि हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कवरिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्सेस।